Hello everyone, this is the special educator Pooja Prakash from Center for Special Education Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें एक मदर ने मुझसे पूछा है कि अगर हमारा बच्चा बोल नहीं पाता है यानी बच्चे में अगर स्पीच नहीं है तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस बात का देना चाहिए। देखिए, अमूमन मेरे पास जितने पेरेंट्स मुझे अप्रोच करते हैं या मैं जिन पेरेंट्स से जितना जो भी मुलाकातें करती हूँ, मिलती हूँ, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मोड में, एक चीज़ ये कॉमन रहती है कि माता पिता पकड़ते ही इस बात से हैं कि बच्चा बोल नहीं रहा है। दूसरों के बच्चे उसी सेम हम उम्र के बोल रहे हैं और हमारा बच्चा नहीं बोल पा रहा है। लेकिन माता पिता को यहाँ ये समझना और ज़्यादा आवश्यक है कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है, ये एक एस्पेक्ट है। बच्चा कितना समझ पा रहा है ये बहुत बड़ी बात है जिस पर ज़्यादा और विशेष ध्यान देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। माँ का क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है कि अगर बच्चे में स्पीच नहीं है, बच्चा बोलता नहीं है, तो वो कौन से ऐसे दो एरियाज़ हैं जिनमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, दो कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो देखिए बेटा, जब हम बच्चे का स्पेशल एजुकेशन का प्लान डिज़ाइन करते हैं तो उसमें अलग अलग एरियाज से मल्टीपल गोल्स लिए जाते हैं, जैसे कि अटेंडिंग स्किल एरिया से कुछ गोल लिए जाते हैं, फिर इमिटेशन स्किल्स से कुछ गोल लिए जाते हैं, प्री राइटिंग स्किल से कुछ गोल लिए जाते हैं, सेल्फ हेल्प स्किल एरिया से कुछ गोल लिए जाते हैं, रिसेप्टिव लैंग्वेज से कुछ गोल लिए जाते हैं, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज से कुछ गोल लिए जाते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्री एकेडमिक एरिया से भी कुछ गोल्स लिए जाते हैं। ये कुछ थोड़े थोड़े गोल्स को मिलाकर बनाकर और बच्चे की प्री रिक्विजिट स्किल्स के आधार पर माता पिता से जो बात करते हैं उस जानकारी के आधार पर इन सबको मिलाकर फिर एक होलिस्टिक प्लान डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन अगर बच्चा कहीं थेरेपी नहीं ले रहा है, जैसे इस माँ ने मुझे बताया कि वो कहीं अभी थेरेपी नहीं ले रही हैं, घर पर ही हैं, घर पर ही बच्चे के साथ काम करती हैं, तो ऐसी अवस्था में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो एरियाज़ में दिया जाना चाहिए। सबसे पहला इमिटेशन स्किल यानी नकल उतारना। इमिटेशन स्किल एक बहुत ही वास्ट एरिया है एंड ये बहुत ही मजबूत स्किल है, इम्पॉर्टेंट स्किल है। इसके बिना आगे की बड़ी बड़ी जो गोल्स की जो आधारशिलाएं हैं वो नहीं रखी जा पाएगी। इमिटेशन स्किल्स में मैं आपको बताऊं, सबसे पहला ध्यान आपको अपना गोल उठाना है ग्रॉस मोटर इमिटेशन से। ग्रॉस मोटर इमिटेशन मतलब सरल भाषा में कहें पीटी करवाना। तो आप बच्चे के कुछ एक ग्रॉस मोटर्स पर पहले काम करें। आपको जब उसमें सफलता मिलती है, बच्चे कुछ एक गोल्स को क्रैक आउट करते हैं, तो आप फिर फाइन मोटर में आए। ऐसे ही फाइन मोटर यानी उंगलियों यानी छोटी मांसपेशी और छोटी हड्डियों के समन्वय से जो इमिटेशन स्किल्स की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग फिंगर, डांसिंग फिंगर, शो मी योर थंब, थम्स डाउन, जॉइन योर इंडेक्स फिंगर, पॉइंट पाम, जॉइन लिटिल फिंगर, राइट, मेक कन्हैया जी की बंसी एंड मेक अ फ्लावर, मेक अ बर्ड। ये सारे जो हमने किए ये छोटी छोटी मांसपेशियों और छोटी हड्डियों के समन्वय से की गई इमिटेशन स्किल्स हैं जिनको फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर में अच्छी बच्चा जब पकड़ बना ले रहा है, अच्छी पकड़ बनाना मतलब कम से कम 20-25 इमिटेशन सीक्वेंस में बैक टू बैक जब बच्चा जल्दी जल्दी रैंडम करता है ग्रॉस में और फाइन मोटर इमिटेशन में, तब बारी आती है इमिटेशन विथ ऑब्जेक्ट की। तो आप अगला ध्यान अपना अगला पड़ाव इमिटेशन विथ ऑब्जेक्ट पर ज़रूर रखें। जैसे कि बहुत सारी इमिटेशन विथ ऑब्जेक्ट क्यों ज़रूरी है? देखिए, बहुत सरल बात है कि बहुत सारी चीज़ें तो हम देख कर समझ जाते हैं, देख कर ही जानते हैं, देख कर ही सीख जाते हैं। हमारे बच्चों के साथ थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ये है कि उनको हमें अलग से थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर सिखाना पड़ता है। तो ऐसे में अगर हमको बच्चे को ग्लास से पानी पीना सिखाना है तो हमें सबसे पहले खुद भी ग्लास में पानी लेकर उसके सामने पीना पड़ेगा, बार बार इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, डू दिस, इस तरीके से आप भी करिए जैसे मैंने किया, राइट। या राइटिंग का सिखाना है, कलरिंग सिखाना है, तो आप बेसिक फंक्शनल नीड्स के जो एसोसिएटेड आइटम्स हैं उनको आप
इमिटेशन विद ऑब्जेक्ट में ज़रूर गोल के तौर पर लीजिए। जैसे कि पाउडर लगाना अगर सिखाना है तो पाउडर को हाथ में लेके रब करके अप्लाई करना, राइट। अगर ऑयल लगाना सिखाना है तो ऑयल लेके रब करके अप्लाई करना, कोम्बिंग करना, राइट। ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट बेस्ड इमिटेशन के अंतर्गत आती हैं। जब आपका बच्चा ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर और इमिटेशन विद ऑब्जेक्ट, ये 3 गोल्स को क्रैक आउट करता है सीक्वेंस बैक में, तब आपका बच्चा ओरल मोटर इमिटेशन के लिए रेडी होता है। ओरल मोटर इमिटेशंस वो ही इमिटेशंस हैं जो एक स्पीच थेरेपिस्ट बच्चे को अपनी कक्षा में कराते हैं, यानी कि टंग बेसिस जो इमिटेशंस होते हैं, लाइक इस तरीके से, या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो बहुत सारी होती हैं, सकिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, ब्लोइंग एक्सरसाइजेज होती हैं, ये आप ये सारा ओरल मोटर में आता है। तो दैट्स रियली क्वाइट डिफ़िकल्ट कि अगर बच्चे ने इनिशियल लेवल में इमिटेशंस के सीक्वेंस को नहीं पकड़ा है और उन पायदानों को नहीं छुआ है जिसको उसे छूना चाहिए था, और अब वो डायरेक्टली ओरल मोटर पे आ जाए और वो क्रैक आउट कर जाएगा, नहीं हो पाता। मोस्ट ऑफ द कंडीशन में बच्चे ABCD सीख रहे होते हैं, क ख ग घ सीख रहे होते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन सीख रहे होते हैं, शब्दों के उच्चारण की जगह वस्तुओं के आइडेंटिफिकेशन पर काम ज़्यादा हो रहा होता है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया कि सबसे ज़्यादा ध्यान अगर बच्चा नहीं बोल रहा है तो आपका होना चाहिए कि बच्चा इमिटेशन स्किल्स में कितना मजबूत हो सके, इसको हम कैसे करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि हमारा बच्चा रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल में कैसा है। देखिए, जो बच्चे बोल नहीं पाते उनमें आप थोड़ा सा ठहर कर समझिए, धैर्य रखकर, वो बच्चे समझ भी नहीं पा रहे होते हैं। 95% केसेस में जब मैं पेरेंट्स से मिलती हूँ, उनका केस हिस्ट्री लेती हूँ बच्चों का, तो 95% केसेस में बच्चे जो बोल नहीं रहे हैं वो समझ पाने में भी कहीं ना कहीं उनको दिक्कत हो रही होती है। जैसे कि वो बच्चे सिंगल वर्बल इंस्ट्रक्शंस नहीं समझते हैं, राइट। चीज़ों को कैसे उठाना है, रखना है, दे दो, उठाओ, रखो, पकड़ो, खींचो, धक्का दो, बेसिक वर्बल इंस्ट्रक्शंस जिसे कहते हैं। वस्तुओं का आइडेंटिफिकेशन, चीज़ों का ज्ञान होना, किसी भी पर्टिकुलर कंसेप्ट का आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, कोई भी कंसेप्ट फॉर्म नहीं हुआ होता है। कई बार पेरेंट्स से अगर हम ये पूछते हैं कि आप हमें ये बताइए कि बच्चे के पास कितने मीनिंगफुल नाउन्स होंगे, नाउन यानी संज्ञा, कितनी वस्तुएं बच्चा पहचान पाता होगा, तो कई बार ऐसा होता है कि 4 साल का बच्चा महज 10 से 15 नाउन वर्ड्स पर ही सिमटा होता है। ऐसे में जब बात आती है कि वर्ब्स, कितने वर्ब्स बच्चा जानता है, कितनी क्रियाएं जानता है, तो ये क्रियाएं 1 या 2 होती हैं, जैसे दे दो, ले लो, या रख दो, या उठाओ, कोई इनमें से 1-2 ही होती है। और ये बच्चा तकरीबन 3.5-4 साल या कई बार 5 साल का भी हो रहा होता है। तो ऐसे में हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारा बच्चा कितने नाउन्स पहचानता है, उनसे एसोसिएटेड कितने वर्ब्स पहचानता है, कितने एक्शन वर्ड्स पहचानता है, और उनको फिर जनरलाइज करना मतलब अगर हमें पता चल गया है कि दिस इज क्लैपिंग, राइट, ये हमें पता चल गया कि दिस इज क्लैपिंग, तो अब कोई दूसरा इंसान अगर क्लैपिंग कर रहा है और अगर हम बच्चे को ये इंस्ट्रक्शन दें कि बेटा वो अंकल जो कर रहे हैं वो आप करके बताओ, आप बोल नहीं पाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, लेकिन वो करके दिखाओ। If we consider the cases of children with deaf and dumb, तो उनमें क्या होता है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे, लेकिन वो समझ सब कुछ पा रहे हैं। तो प्लीज़ डियर पेरेंट्स, आप इस बात का बेहद ख्याल रखें कि आप सबसे ज़्यादा ध्यान बच्चे कितना समझ पा रहे हैं इस पर रखें। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। आप इसे दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करें। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो डू राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं अगला वीडियो उस पर ही बनाऊँ। टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग।